Namaskar, I am engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain conditional control statement in Java. कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब जिसमें कंडीशन हो। तो हमने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कितने तरीके का होता है। तो पहले तो हमें बताना चाहिए कि प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट क्या होता है, कितने तरीके का प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होता है। तो प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, एक सिलेक्शन होता है, एक इटरेशन या लूपिंग होता है, एक मॉड्यूल्स होता है। तो सीक्वेंस में क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कोई कंडीशन नहीं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में हमने आपको बता दिया है कि इनपुट कैसे लेते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं। इनपुट के लिए हमने स्टेटमेंट बताए हैं आपको, प्रिंट आउटपुट के लिए भी बताया है, और जब भी प्रोसेस करना होता है तो इक्वल साइन के साथ प्रोसेस होता है। तो ये हम आपको बता चुके हैं। तो दूसरा है, क्या है? दूसरा है आपका सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में क्या होता है? हम सेलेक्ट करते हैं, दो चीज़ों में एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं। तो हमारी कंडीशन एक से ज़्यादा हो सकती है, मल्टीपल चॉइसेस भी हो सकते हैं, दो में सिलेक्शन करना या मल्टीपल में सिलेक्शन करना। तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। तो इस सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में क्या होता है? सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट या कहें स्टेटमेंट कहें या कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कहें, बात एक ही है। तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं सिलेक्शन में। जैसे कौन कौन से होते हैं? इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लैडर, स्विच केस। तो हम इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला हमारा क्या है? इफ है। आफ्टर इफ अ कंडीशन इज गिवन, आफ्टर इफ अ कंडीशन इज गिवन, इफ कंडीशन फाउंड ट्रू, देन प्रोग्राम कंट्रोल एग्जीक्यूट नेक्स्ट स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक। जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। तो जब ब्लॉक होगा तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेस के अंदर बंद करेंगे। अगर एक स्टेटमेंट है तो उसको भी बंद कर सकते हैं कर्ली ब्रेस के अंदर, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हैं, तो हमें कर्ली ब्रेस में बंद करना कंपलसरी है। अगर हम कर्ली ब्रेस नहीं बंद करेंगे तो सिर्फ एक स्टेटमेंट मानेगा। कर्ली ब्रेस में जितना बंद रहता है वो एक ग्रुप माना जाता है, और जब एग्जीक्यूट होगा तो पूरा ग्रुप एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पूरा ग्रुप एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो पूरा ग्रुप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एक स्टेटमेंट हो सकता है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। ब्लॉक भी हो सकता है। तो इफ के बाद एक कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू है तो नीचे का स्टेटमेंट एक या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंडीशन फॉल्स होती है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा वो। तो इसका सिंटैक्स देखिए क्या होता है। इफ के बाद एक कंडीशन होगी और स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 पे आएगा। स्टेटमेंट 1 में भी सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मीन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 पे आएगा और इस स्टेटमेंट 1 के बाद स्टेटमेंट 2 पे आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट 1 पे नहीं आएगा, सीधे स्टेटमेंट 2 पे आएगा। फॉल्स होने पे स्टेटमेंट 2 पे सीधे आएगा। ये है कॉन्सेप्ट इफ का। इसका एग्जांपल देखिए, इफ ए इज मोर देन 5। इससे पहले इनपुट भी हो सकता है या असाइन हो सकता है, इससे पहले होगा। तो अगर ए की वैल्यू 5 से अबव है यानी कंडीशन ट्रू है तो ये क्या होगा? ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हैं, ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये ए की वैल्यू 5 से अबव है तो, और इन दोनों के यूज एग्जीक्यूट होने के बाद इस लाइन पे आएगा, क्या कहेगा? इफ ओवर। अगर ये फॉल्स होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट छूट जाएंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सीधे प्रोग्राम कंट्रोल इस लाइन पे आएगा, क्या कहेगा? इफ ओवर। तो ट्रू होने पे ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, तब यहाँ आएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो ये छूट जाएंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सीधे यहाँ पर आएगा। ये कॉन्सेप्ट है इफ का। अब दूसरा हमारा होता है, इस बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया। दूसरा होता है इफ एल्स, जिसमें इफ और एल्स दोनों हों। तो इफ और एल्स में क्या होता है? आफ्टर इफ अ कंडीशन इज गिवन, इफ कंडीशन फाउंड ट्रू, देन प्रोग्राम कंट्रोल एग्जीक्यूट आफ्टर इफ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इफ कंडीशन फाउंड फॉल्स, देन प्रोग्राम कंट्रोल एग्जीक्यूट आफ्टर एल्स स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट।
यानी कंडीशन जब ट्रू होगी तो इफ के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। यानी दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ के बाद वाला या एल्स के बाद वाला। अगर ट्रू है तो इफ के बाद वाला, अगर फॉल्स है तो एल्स के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नीचे जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, इसका सेंटेंस क्या है, इफ के बाद एक कंडीशन होगी, कंडीशन में अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 1 एक लाइन भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है। अगर ये फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और 1 में जाए या 2 में जाए उसके बाद 3 में आएगा। जैसे मान लिया एक मकान से निकलते हैं, घर से निकले तो 2 रास्ते होते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर हमें जाना है किसी प्लेस पे तो हम क्या करेंगे, या तो लेफ्ट साइड से जाएंगे या राइट साइड जाएंगे। कभी भी कोई भी पर्सन दोनों तरफ से एक साथ नहीं जा पाएगा कि लेफ्ट साइड से भी जाए और राइट साइड से भी जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। या तो लेफ्ट साइड से जाएगा या राइट साइड से जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि दोनों तरफ से चला जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तरफ से जाएगा। तो वही चीज़ इसमें है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होती है तो 1 नहीं होगा, फिर क्या होगा, 2 होगा। यानी 1 और 2 में कोई एक एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट 1 और 2 एक स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। और उसके बाद स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेटमेंट 3 पे आएगा, अगर 1 नहीं होगा तो 2 एग्जीक्यूट होगा, 2 पे से 3 पे आएगा, यानी 3 पे आएगा जरूर। तो ये तरीका, इसका एग्जाम्पल है, छोटा सा मैंने दिया है। जैसे क्या लिखा है, इफ़ ए इज मोर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ए जी में स्टोर हो जाएगा। अगर ये बड़ा नहीं है, ए इज मोर देन बी फॉल्स है, तो जी में बी स्टोर हो जाएगा और नीचे आके प्रिंट करेगा सेशन डॉट ऑर्डर प्रिंट एल एन जी। ये क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स। 2 नंबर में ग्रेटेस्ट बताने के लिए ये ब्लॉक है। अगर ए बड़ा है तो ए स्टोर हो जाएगा जी में, अगर फॉल्स है तो इसका बी बड़ा है तो बी स्टोर हो जाएगा जी में और फिर प्रिंट हो जाएगा। यानी या तो यहाँ आएगा तब भी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तब भी यहाँ आएगा, यानी जी प्रिंट होगा। तो अगर ये ट्रू है, ए बड़ा है तो ए स्टोर होगा जी में, अगर बी बड़ा है तो बी स्टोर होगा जी में, उसके बाद जी प्रिंट होगा। ये यहाँ पर हमने क्या किया, एक एक स्टेटमेंट लिया है। हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी ले सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अगर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगे तो क्या होगा, वो कर्ली ब्रेसेस में बंद होंगे। अगर कर्ली ब्रेस बंद नहीं करते तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रेस लगाना जरूरी है। अगर एक ही है तब भी हम कर्ली ब्रेस लगा सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होने पे तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि हमें जब तक हम कर्ली ब्रेस नहीं लगाएंगे तब तक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट नहीं बनेगा। हमने बताया था आपको कि कर्ली ब्रेस का काम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना या स्टेटमेंट का ग्रुप बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रेस लगाते हैं। ये हमने आपको बताया था पंक्चुएटर्स में, ठीक है। तो ये हो गया, इफ हो गया और इफ एल्स हो गया। थर्ड होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ विद इन इफ। नेस्टेड का मतलब ये होता है कोई स्टेटमेंट उसी के अंदर हो, वही स्टेटमेंट उसी के अंदर होगा, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड। यानी इफ विद इन इफ, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। यानी इफ के अंदर इफ हो तो नेस्टेड इफ कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सेंटेंस क्या है। जैसे हमने कहा कंडीशन 1 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जैसे हमने यहाँ ब्रेस लगा दिया है, ठीक है। तो ब्रेस कभी कभी क्या होता है, ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो डैंगलिंग एल्स की प्रॉब्लम आती है। डैंगलिंग एल्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ज़्यादा इफ दिए हों, एल्स कम दिए हों, तो क्या होता है, डैंगलिंग एल्स की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक कंडीशन फॉल्स होने पे पहली वाले से भी जाता है, दूसरे से जाता है इससे। तो इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि आप ब्रेसेस लगा दीजिए। जहाँ कन्फ्यूजन हो तो ब्रेस लगा देंगे तो कभी भी डैंगलिंग एल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इसका देखिए क्या है, कंडीशन 1 है, अगर ये ट्रू है तो हमने ब्लॉक लगा दिया, तो इसका मतलब ये इफ ब्लॉक है। ये क्या है, इफ ब्लॉक है, और उसके बाद ये एल्स ब्लॉक है। तो इफ में इफ होना जरूरी है, एल्स में इफ जरूरी नहीं है। यहाँ पर जैसे यहाँ भी एक इफ लगा है तो ये इफ हट सकता है, यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ का मतलब इफ के अंदर इफ होना चाहिए। तो ये इफ कंपलसरी है, ये वाला, ये जरूरी नहीं है। यहाँ एक स्टेटमेंट भी हो सकता है।
तो यहाँ कंडीशन 1 है, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो इसके अंदर इफ फिर मिला तो ये कंडीशन 2 चेक करेगा, अगर कंडीशन 2 ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन 2 फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स हो गई तो कहाँ आएगा, इसके एल्स पे आएगा, इसका एल्स यहाँ है, यहाँ पर फिर इफ लगा हुआ है, यहाँ इफ के बजाय कोई स्टेटमेंट भी हो सकता है, यहाँ जैसे इफ लगा है तो यहाँ कंडीशन 3 चेक करेगा, अगर 3 ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन 3 फॉल्स है तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा, और स्टेटमेंट 1 2 3 4 किसी में भी जाए एक बार में एक ही जगह जाएगा, एक बार में एक ही जगह जाएगा। अगर स्टेटमेंट 1 पे चला गया तो सीधे स्टेटमेंट 5 पे आएगा, फिर 2 3 4 तब कहीं नहीं जा पाएगा। अगर ये फॉल्स हो गई कंडीशन तो स्टेटमेंट 2 पे जाएगा, 2 एग्जीक्यूट हो गया फिर स्टेटमेंट 5 पे आएगा। अगर पहले वाली ही फॉल्स हो गई, कंडीशन 1 फॉल्स हो गई तो कहाँ आएगा, इसके एल्स पे आएगा, एल्स में यहाँ कंडीशन है इफ, तो इस कंडीशन 3 चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, तब स्टेटमेंट 5 पे आएगा, अगर कंडीशन 3 फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा और 5 पे आएगा। तो ये 1 2 3 4 ये स्टेटमेंट सिंगल लाइन भी हो सकते हैं और ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगे तो कर्ली ब्रेसेस में बंद होंगे। तो इसका छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, क्या दिया है, मैंने लिखा है इफ ए, एक लाइनें हैं इसलिए हमने ब्रेस नहीं लगाया है, एक ज़्यादा लाइनें होंगी तो ब्रेस लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ इफ ए इज मोर देन बी, अगर ये ट्रू है तो इफ के अंदर इफ में जाएगा, क्या चेक करेगा, ए इज मोर देन सी चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो ए स्टोर हो जाएगा जी में, अगर ए मोर देन सी फॉल्स है तो सी स्टोर हो जाएगा जी में। ये पोर्शन क्या है, ये इफ का ब्लॉक है, फिर इस इफ का एल्स यहाँ है, इस एल्स में फिर इफ है, ये चेक करेगा बी इज मोर देन सी, अगर ये ट्रू है तो बी स्टोर हो जाएगा जी में, अगर ये फॉल्स है तो सी स्टोर हो जाएगा जी में। यानी ये जो ब्लॉक बनाया हुआ है ये है ग्रेटेस्ट ऑफ एनी 3 नंबर्स, 3 नंबर में ग्रेटेस्ट बताने के लिए है, 3 नंबर में क्या बताने के लिए है, ग्रेटेस्ट बताने के लिए। यानी कैसे होगा, पहले ये चेक करेगा इफ ए इज मोर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है इसका बी बेकार हो गया, तो फिर यहाँ चेक करेगा ए और सी को, अगर ए बड़ा है ए स्टोर हो जाएगा जी में, अगर सी बड़ा है तो सी स्टोर हो जाएगा जी में और प्रिंट करेगा जी। अगर पहली फॉल्स हो गई ए मोर देन बी फॉल्स है इसलिए ए बेकार हो गया, तो अब बी और सी कंपेयर करेंगे तो बी सी कंपेयर कर रहे हैं, अगर बी बड़ा है तो बी स्टोर हो जाएगा जी में, अगर ये फॉल्स है तो सी बड़ा है तो सी स्टोर हो जाएगा जी में और प्रिंट हो जाएगा जी। यानी जो बड़ा होगा वो जी में स्टोर होगा और जी प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, नेस्टेड इफ है। यहाँ पर हमने एक एक स्टेटमेंट लिखा है इसलिए हमने ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, अगर एक ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो ब्रेसेस लगाएंगे, ज़रूरत के हिसाब से होता है। और तो ये तरीका है आपका नेस्टेड इफ का। इसी नेस्टेड इफ जो होता है हमने आपको जब बताया था कंडीशनल स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो इफ का अल्टरनेट भी बोला जाता है, इसका अल्टरनेट भी बोला जाता है। तो जैसे ये लगाया है, ये कंडीशन है, इसको टर्नरी से एक लाइन में लिखा जा सकता है, इसको एक लाइन में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, अगर इसको हम लिखें तो हम लिखेंगे इस वाले को, इसको अगर एक लाइन में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, देखो हम इसको करने जा रहे हैं। कैसे लिखा जाएगा, G इज इक्वल टू A इज मोर देन B, क्वेश्चन मार्क A कोलन B। ये एक लाइन में हो गया, यहाँ तक ये जो पूरा लिखा हुआ है ये एक लाइन है। G इज इक्वल टू A इज मोर देन B, अगर ये ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क एग्जीक्यूट होता है, अगर ये फॉल्स है तो ये कोलन एग्जीक्यूट होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो A स्टोर हो जाएगा G में, अगर ये फॉल्स हुई तो B स्टोर हो जाएगा G में। ये इसका अल्टरनेट है। और अगर इसका अल्टरनेट लिखें तो इसको, ये क्या है, ये नेस्टेड है, तो हमें नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। नेस्टेड टर्नरी कैसे लगेगा, नेस्टेड टर्नरी अगर इसको लगाएं तो देखिए ऐसे बनेगा, G A इज मोर देन B, क्वेश्चन मार्क, यहाँ एक कंडीशन फिर है तो फिर लगा देंगे, A इज मोर देन C, क्वेश्चन मार्क A कोलन C
अब ये इसका पार्ट हो गया। अगर आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर इसका कोलन हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे बी इज मोर देन सी क्वेश्चन मार्क बी कोलन सी सेमीकोलन। अगर चाहे तो इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट 1 है और ये पूरा स्टेटमेंट 2 है और ये पूरा स्टेटमेंट 3 है। तो और इस स्टेटमेंट 2 में स्टेटमेंट 1 2 3 और 3 में 1 2 3। तो ये जो हमने इतना बड़ा लिखा हुआ है ये इस पूरे का ये शॉर्ट हैंड है। तो इसलिए जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, उसको अल्टरनेट ऑफ इफ़ भी कहते हैं। इफ़ का अल्टरनेट होता है। तो इस पूरा जो हमने इतनी लाइनें लिखी हैं वो हमने एक लाइन में लिख दिया है टर्नरी ऑपरेटर से। तो क्या हो गया, जी इज इक्वल टू ए इज मोर देन बी। अगर ये ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क भी जाएगा। यहाँ एक कंडीशन फिर है, ए इज मोर देन सी, यानी अगर ट्रू हो गई तो ए स्टोर हो जाएगा जी में, अगर ये फॉल्स हो गई तो सी स्टोर हो जाएगा जी में। अगर पहले वाली फॉल्स हो गई तो यहाँ कोलन के बाद आएगा, चेक करेगा बी इज मोर देन सी, अगर बी बड़ा है तो बी स्टोर हो जाएगा, अगर बी बड़ा नहीं है तो सी स्टोर हो जाएगा। तो जो काम यहाँ हो रहा है वही काम इसमें हो जाएगा। तो इसीलिए कंडीशनल ऑपरेटर यानी टर्नरी ऑपरेटर को अल्टरनेट ऑफ इफ भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया नेस्टेड। अगला क्या है, एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर, लैडर का मतलब सीढ़ी होती है। सीढ़ी में क्या होता है, डंडे होते हैं। तो जब ऊपर से अगर उतर रहे हैं सीढ़ी से, अगर हम फिसलेंगे तो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, सबसे नीचे। तो वही चीज़ में जैसे कंडीशन हमारी ट्रू होगी बाकी पोर्शन छूट जाएगा क्योंकि वो एल्स का पार्ट है और सीधे वहाँ से एग्जीक्यूट करके नीचे आ जाएगा। तो जिधर भी हम जहाँ भी कंडीशन ट्रू मिल जाएगी वो एग्जीक्यूट करके सीधे नीचे आएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्स इफ लैडर, या इसको कहते हैं इफ एल्स इफ, यानी कि हमारे एल्स में इफ होगा, इफ में नहीं, एल्स जो होगा यानी कंडीशन फॉल्स होने पर इफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है आपका, सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और सीधे नीचे आ जाएगा यहाँ, ये सबसे पोर्शन छूट जाएगा। अगर ये कंडीशन 1 फॉल्स है तो कहाँ आएगा, इसके एल्स पे आएगा, एल्स पे फिर इफ लगा हुआ है, इफ में क्या होगा, कंडीशन 2 चेक करेगा, अगर ये 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और फिर नीचे आ जाएगा, ये सब पोर्शन छूट जाएगा। अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो ऐसे 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, आगे बढ़ते जाएंगे जितने चाहें। जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी में कितने भी डंडे हो सकते हैं, वही चीज़ इसमें भी कितने भी कंडीशन हो सकती हैं। वो कहाँ होंगी, हर एल्स पे एक कंडीशन होगी जाके, और जब रोकना होगा तो रोक देंगे। तो यहाँ पर क्या है, जब ये फॉल्स हो गई तो यहाँ आ गए एल्स, मान लेते हैं कि बीच में ये एल्स हो गया। एल्स में क्या है, कंडीशन एन है, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट एन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पे आएगा, स्टेटमेंट एन प्लस 1 एग्जीक्यूट होगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, एल्स इफ लैडर या इफ एल्स इफ, यानी एल्स पे इफ होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो है इफ के अंदर इफ था, इसलिए उसको नेस्टेड इफ कह रहे थे। यहाँ पर क्या है, इफ के अंदर इफ नहीं है, इफ एल्स इफ है, यानी इफ के बाद इफ है, इफ के बाद जो एल्स है उस पे इफ है। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या है, ये मान लेते हमने नंबर दिया है और उसमें परसेंटेज निकाला है और परसेंटेज के हिसाब से हम रिजल्ट देख रहे हैं कि पास है कि कितना ऑनर्स में है या मेरिट में है या किस डिवीज़न में पास है। तो अगर हमने मार्क्स दिए, मार्क्स का हमने टोटल निकाला, टोटल निकालने के बाद हमने क्या किया, परसेंटेज निकाला। परसेंटेज को हम चेक कर रहे हैं, वो तो प्रोसेस था, उसके बाद हम चेकिंग कर रहे हैं किससे, एल्स इफ लैडर से। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं, यानी पी मतलब परसेंटेज है। यहाँ पी इज मोर देन और इक्वल 90, अगर हमारा परसेंटेज 90 और अबव है तो आर के लिए क्या हो जाएगी, मेरिट हो जाएगी, और सीधे यहाँ नीचे आके प्रिंट हो जाएगा, रिजल्ट इज मेरिट, यानी बाकी पोर्शन एल्स का पार्ट है वो छूट जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गई, इसका हमारा परसेंटेज 90 से अबव नहीं है, इसका 90 से कम है। तो 90 से कम होने पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पी इज मोर देन और इक्वल टू 80, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है, यानी पी हमें कुछ लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, इसमें भी फिर चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि पी इज लेस देन 90, ये रॉन्ग है। क्यों, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स होगा तभी यहाँ आएगा, ये फॉल्स होगा तभी तो एल्स पे आएगा। इसलिए ऑलरेडी चेक है कि हमारा पी जो है 90 से लेस है, तो हमें उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत मिस्टेक करते हैं, टीचर भी मिस्टेक करते हैं, बच्चे ही नहीं,
टीचर भी ये मिस्टेक करते हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है। क्या है, ये फॉल्स होगा तभी हम यहाँ आएंगे, इसलिए यहाँ पर ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि P इज लेस देन 90। यहाँ हम चेक कर रहे हैं P इज मोर देन इक्वल 80, इसका मतलब P इज मोर देन 80 है लेकिन लेस देन 90 है, क्योंकि ये फॉल्स है तभी हम यहाँ आए हैं, तो वो कंडीशन ऑलरेडी चेकड है। तो P इज मोर देन इक्वल 80 बट लेस देन 90 अपने आप से चेक है। तो क्या हो जाएगा, R में स्टोर हो जाएगा ऑनर्स, और ऑनर्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है इसका हमारा परसेंटेज 80 से नीचे है, चेक हो गई, तो यहाँ एल्स भी आएंगे। इसका मतलब यहाँ चेक कर रहे हैं P इज मोर देन इक्वल टू 60, इसका मतलब P इज मोर देन इक्वल टू 60 बट लेस देन 80 से लेस है, तभी ये यहाँ फॉल्स पे आए हैं। तो अपने आप से चेक है, उसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रू है यानी परसेंटेज हमारा 60 या अबव है बट लेस देन 80 है। लेस देन 80 क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई तभी हम यहाँ आए हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टोर हो जाएगा R में और प्रिंट हो जाएगा यहाँ। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है इसके अलावा हमारा परसेंटेज 60 से लेस है, एल्स पे आएंगे, तो आप अपने आप चेक है कि 60 से लेस है परसेंटेज, तो चेक करेंगे कि हमारा परसेंटेज यानी P मोर देन इक्वल टू 45 है क्या। अगर है इसका मतलब क्या है कि हमारा परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 45 है बट लेस देन 60 है, क्योंकि यहाँ फॉल्स हुआ तभी हम यहाँ आए, तो वो कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सेकंड स्टोर हो जाएगा R में और यहाँ आके प्रिंट हो जाएगा। अगर ये भी फॉल्स है यानी हमारा परसेंटेज 45 से लेस है, तभी हम एल्स पे आएंगे, फिर चेक करेंगे कि P इज मोर देन इक्वल टू 35, यानी P इज मोर देन इक्वल टू 35 है बट लेस देन 45 है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तभी हम यहाँ आए हैं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टोर कर देंगे R में और प्रिंट कर देंगे आके। अगर ये भी फॉल्स हो गया यानी हमारा परसेंटेज 35 से भी लेस है, तो क्या हो गया, बच्चा फेल हो गया। तो क्या हो गया, R इज इक्वल टू फेल, और सीधे नीचे आ जाएंगे। तो जहाँ पर भी आपका ट्रू होगा वैसे ही हम नीचे आएंगे, नहीं ट्रू होगा तो लास्ट में एल्स पे ये आएगा। यानी इनमें से कोई एक चीज़ प्रिंट होगी, या तो मेरिट प्रिंट होगी, या ऑनर्स प्रिंट होगा, या फर्स्ट प्रिंट होगा, या सेकंड प्रिंट होगा, या थर्ड प्रिंट होगा, या फेल प्रिंट होगा। कोई एक चीज़ प्रिंट होगी, क्योंकि जैसे ही ट्रू होगी तो यहाँ से सीधे नीचे आ जाएंगे। नहीं ट्रू होगी तो अगला चेक करेगा, फिर ट्रू होगी तो वहाँ जाएंगे, नहीं होगी ट्रू तो फिर एल्स अगले एल्स पे जाएगा, फिर ट्रू होगी तो वर्क करेगा, नहीं करेगा तो फिर उसके अगले एल्स पे जाएगा। ऐसे करके एल्स के अंदर एल्स चला जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्स इफ लैडर, यानी एल्स इफ की सीढ़ी। तो ये हमारा जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ये क्या है, ये मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, एक से ज़्यादा हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा और हमने आपको बताया कि आप ये दोनों जो हैं क्या हैं, ये इसका अल्टरनेट है इस वाले का, ये पहला वाला किसका है, सेकंड वाले का अल्टरनेट है, और ये आपके थर्ड वाले का अल्टरनेट है। ये सेकंड है, सेकंड का एग्जांपल जो ये है इसका अल्टरनेट है कंडीशनल ऑपरेटर से, और ये जो हमने इतना लिखा हुआ है इसके एक लाइन है, तो इसीलिए इस कंडीशनल ऑपरेटर यानी टर्नरी ऑपरेटर को हम अल्टरनेट ऑफ इफ भी कहते हैं। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो अभी हमारा एक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, स्विच केस। स्विच केस इज आल्सो अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। स्विच केस भी मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, तो उसको भी हम बता देते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर स्विच और केस होते हैं। अब स्विच केस और एल्स इफ लैडर में क्या डिफरेंस है। स्विच केस में हम हमेशा इक्वलिटी चेक करते हैं। स्विच केस से हम क्या करते हैं, हम इक्वलिटी चेक करते हैं, और इसमें हम कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हैं, लेस देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कुछ भी हम चेक कर सकते हैं, किसी भी टाइप की कंडीशन चेक कर सकते हैं। लेकिन स्विच केस ऑलवेज चेक इक्वलिटी ओनली, सिर्फ इक्वलिटी चेक करता है। अगर वो इक्वल होता है तो वो पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर नहीं होता है तो वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है स्विच केस और एल्स इफ लैडर में। एल्स इफ लैडर इज आल्सो मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड स्विच केस इज आल्सो मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। दोनों मल्टीपल ब्रांचिंग हैं, दोनों में एक से ज़्यादा चेक कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये क्या करता है, इसमें कोई भी कंडीशन दी जा सकती है और किसी भी टाइप का डेटा कंपेयर हो सकता है। इसमें किसी भी टाइप का डेटा कंपेयर हो सकता है, लेकिन स्विच केस में
हम इक्वलिटी चेक करेंगे और हम कैरेक्टर टाइप या इंटीजर टाइप डेटा को ही कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा डेटा कंपेयर नहीं कर सकते। तो स्विच केस इज आल्सो मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो देख लीजिए, तो स्विच केस में क्या होता है, देखिए स्विच में ये हमारा क्या है, स्विच केस स्विच केस का सिंटैक्स क्या होगा, यहां होगा स्विच और इसके अंदर इंटीजर और कैरेक्टर वेरिएबल और एक्सप्रेशन हो सकता है। इंटीजर टाइप का या कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल या एक्सप्रेशन हो सकता है। यहां पर क्या होगा, ब्रेस होगा, यहां होगा केस, केस में क्या होगा, यहां कांस्टेंट 1 होगा और यहां कोलन होगा, यहां स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट 1, और ईच एंड एवरी केस एंड्स विथ ब्रेक, ब्रेक होगा। फिर अगला केस होगा, यहाँ कांस्टेंट 2 होगा और कोलन होगा। कोलन का मतलब है ये क्या है, लेबल है, ये प्रोग्राम कंट्रोल एग्जीक्यूट नहीं करता। फिर यहाँ क्या होगा, स्टेटमेंट 2 होगा और ब्रेक होगा। ऐसे करके आपके कई केसेस हो सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा होगा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट यहाँ क्या होगा, स्टेटमेंट होगा n+1 और ये बंद हो जाएगा। फिर यहाँ होगा स्टेटमेंट n+2। ये हमारा क्या है, सिंटैक्स है। यहाँ कैसे वर्क करता है ये हमारा इंटीजर वेरिएबल या एक्सप्रेशन अगर की वैल्यू इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहाँ इस कांस्टेंट के इक्वल है तो ये एग्जीक्यूट होगा और आफ्टर ब्रेक सीधे नीचे आ जाएगा। जैसे ब्रेक क्या करता है, ब्रेक इज यूज टू ब्रेक द करेंट ब्लॉक एंड गो टू आफ्टर ब्लॉक। ब्रेक क्या काम करता है, करेंट ब्लॉक से बाहर चला जाता है। और अगर ये फॉल्स है तो इसको चेक करेगा, ये क्या इसके इक्वल है, अगर इसके इक्वल है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक होके नीचे आ जाएगा। ऐसे ही जब किसी भी केस से मैच नहीं करेगा, किसी केस से जब मैच नहीं करेगा तो कहाँ जाता है, डिफ़ॉल्ट में जाता है। मान लिया यहाँ किसी से मैच नहीं किया, नॉट मैच, नॉट मैच, किसी से मैच नहीं किया, नॉट मैच विद एनी कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट से मैच नहीं किया तो कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ये वर्क करेगा। डिफ़ॉल्ट लास्ट होता है इसलिए यहाँ ब्रेक नहीं होता और सीधे यहाँ से अपने आप से नीचे आ जाएगा। ये हमारा क्या तरीका है, ये हमारा सिंटैक्स है। ये क्या है, सिंटैक्स है। और इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमारा क्या है, डे नंबर हम दें और बताएं कि उसका डे नेम क्या होगा, डे नंबर दें उसका डे नेम क्या होगा। तो यहाँ पर लिखे स्विच, हमने लिखा स्विच और यहाँ वो क्या है, डी है, डे नंबर हमने दिया 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ है, और हमने यहाँ लिखा पहले केस। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, सोचते हैं कि केस 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले होगा कांस्टेंट वो पहले मैच होगा, जो बाद में होगा बाद में मैच होगा। तो देयर इज नो नीड टू राइट इन सीक्वेंस, और जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 ही दिया जाए।
कोई भी नंबर दे सकते हैं तो जो कि यहाँ कांस्टेंट लिखा होगा उसको मैच करेगा, अगर उससे मैच कर जाएगा तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं मैच करेगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया हमने लिख दिया केस 7 पहले लिख दिया, तो यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ क्या होगा, n इज इक्वल टू सैटरडे और ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही हमने लिख दिया केस, अगला केस लिख दिया, केस हमने लिख दिया मान लिया 1। देयर इज नो नीड टू राइट इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जरूरी नहीं है। यहाँ लिख दिया हमने क्या होगा n इज इक्वल टू संडे और ब्रेक। ठीक है, फिर हमने लिख दिया केस मान लिया हमने लिख दिया 3, तो यहाँ क्या हो गया, n इज इक्वल टू ट्यूसडे और ब्रेक। फिर हमने लिख दिया केस 2, तो n इज इक्वल टू मंडे और ब्रेक। फिर हमने लिख दिया केस 5 या 4 लिख दिया, कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस में हो, 4 लिख दिया, तो n इज इक्वल टू वेंसडे और ब्रेक। फिर लिख दिया केस 5 या 6 लिख दिया पहले 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू फ्राइडे और ब्रेक। फिर लिख दिया केस 5 n इज इक्वल टू थर्सडे और ब्रेक। सारे हो गए, 1 भी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। 7 दिन होते हैं, 7 हो गए। और सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा हमारा डिफॉल्ट। रॉन्ग डे नंबर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेस बंद हो जाएगा। ब्रेस बंद होने के बाद system.out.println और यहाँ प्रिंट कर देंगे डे नेम इज n। तो अब यहाँ कैसे वर्क करेगा ये, जब d की वैल्यू, सबसे पहले ये चेक करेगा, अगर ये इसके इक्वल है तो यहाँ आएगा, ये वर्क करेगा। ब्रेक होते ही कहाँ जाता है, ब्रेक होते ही ये यहाँ से लेके यहाँ तक है बंद, तो यहाँ से लेके यहाँ के इसके बाहर जाएगा, यहाँ चला जाएगा। जैसे ब्रेक होगा यहाँ आ जाएगा और प्रिंट कर देगा। अगर ये नहीं मैच करेगा तो अगला मैच कराएगा, फिर अगला मैच कराएगा। इसी तरीके से एक एक मैच कराएगा। जब मैच कर जाएगा तो क्या करेगा, ब्रेक होते ही, ब्रेक का मतलब इस स्विच ब्लॉक ब्रेक हो जाएगा, स्विच ब्लॉक यहाँ से एंड है इसका, सीधे यहाँ आ जाएगा। और जब नहीं, किसी से मैच नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट में आएगा, कहेगा रॉन्ग डे नंबर गलत है, यानी हमारा 1 से लेकर 7 के बीच में नहीं है। तो क्या कहेगा, रॉन्ग डे नंबर, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा डे नेम इज रॉन्ग डे नंबर। अगर क्योंकि ये जो केसेज हैं ये लेवल्स होते हैं, अगर हमने ब्रेक नहीं दिया कहीं भी, जैसे मान लिया हमने यहाँ ब्रेक हटा दिया, अगर इस पर आया तो ये एग्जीक्यूट करेगा और इस पर चलाएगा, क्योंकि ब्रेक मिला नहीं उसको। इसको बोलते हैं फॉल थ्रू सिचुएशन। तो हमेशा याद रखिए, ईच एंड एवरी केस एंड्स विद ब्रेक, हर केस का एंड ब्रेक से होना चाहिए, क्योंकि ये जो केसेज हैं दीज आर लेबल्स, और लेबल्स एग्जीक्यूट नहीं होते, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है।
तो लेबल कैसे समझेंगे? लेबल है जहाँ कोलन लग जाए लास्ट में, जब कोलन लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं लेबल नेम। तो लेबल नेम क्या है? एग्जीक्यूटेबल नहीं है, सिर्फ उस लोकेशन का, उस पोर्शन का हम एड्रेस देते हैं, समझ लीजिए, ये समझ लीजिए इसको। तो अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया, किसी भी केस के बाद एंड ब्रेक से नहीं हुआ है और वहाँ अगर प्रोग्राम कंट्रोल चला गया है तो अगले केस पे अपने आप से पहुँच जाएगा। दिस इज कॉल्ड डैंगलिंग, सॉरी, दिस इज कॉल्ड फॉल थ्रू सिचुएशन। तो फॉल थ्रू सिचुएशन ना आए उसके लिए क्या करेंगे? ईच एंड एवरी केस एंड्स विद ब्रेक। तो हर केस का एंड ब्रेक से होना चाहिए। अगर ब्रेक से नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे, तो अगर उस केस में हम पहुंच गए हैं और ब्रेक नहीं मिला उसको, तो अगले केस में अपने आप से पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं फॉल थ्रू सिचुएशन। तो फॉल थ्रू सिचुएशन ना आए उसके लिए क्या करेंगे? हर केस का एंड ब्रेक से होना चाहिए। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमने सबसे पहले बताया कि कितने प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होते हैं, जो पहले हम बता चुके थे, 4 तरीके का: सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन और लूपिंग एंड मॉड्यूल्स। तो सीक्वेंस में होता नहीं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। तो दूसरा क्या था? सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो कंडीशनल कंट्रोल में हमने आपको बताया इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लैडर और स्विच केस। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो तुरंत करें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब के बगल में लिखा बेल आइकन होता है, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल कर दें। ऑल करने से क्या होगा कि जितने भी वीडियो हमारे आए हैं या आएंगे, हर एक का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करें, अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, अब वीडियो देखने हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। और जब भी वीडियो देखें, पूरा देखें, जिससे क्या होता है कि जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप अधूरा छोड़ देंगे तो कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए जब भी देखें, पूरा वीडियो देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे उनको भी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगले हम वीडियो में आपसे मिलेंगे, जिसमें हम बताएंगे इटरेशन कंस्ट्रक्ट, यानी लूपिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इसको देखें और इन्जॉय करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।